Friends, after completion of 5 principles of Henry Fayol, we are moving further. लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ी अच्छी और टाइम पास वाली बात है. आप सोचेंगे दोनों एक साथ कैसे, सुन ले फिर आप नक्की करें, जज करें. एग्जाम में नॉर्मली आपको ये पूछते हैं स्टेट प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल, मतलब आपको 14 के 14 हेडिंग्स लिखने होंगे एंड एक्सप्लेन एनी 5 और 6, मतलब डिटेल में 5 या 6 को बताना होगा. बट अगर ऐसे कहा 5 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल, मर गए. तो आपको 14 के 14 लिखने होंगे लेकिन अंदर 2 या 3 लाइन में, मतलब यू हैव टू नेक ऑफ. તમારી પાસે ગ્રીપ હોવી જોઈએ અને ફટાફટ કઈ રીતે સમજાવી શકો. आफ्टर कंप्लीटिंग द 5 प्रिंसिपल जो मुझे एक जैसे लगे थे, अब दूसरे 5 प्रिंसिपल जो मुझे एक जैसे लगते हैं वो बताने जा रहा हूं. अब आ जाएगा फ्रेंड सबऑर्डिनेशन ऑफ द ग्रुप इंटरेस्ट टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट. सबऑर्डिनेशन ऑफ द ग्रुप इंटरेस्ट टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन ए प्रैक्टिकल समझते हैं. फ्रेंड, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे क्या ध्यान में रख के आपको पढ़ाना चाहिए. आपको बहुत ज्यादा दुख नहीं हो, किसी स्टूडेंट्स का नाम नहीं यूज करा उसको ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिले, मेरी एनर्जी ज्यादा खर्च नहीं, ऐसे पढ़ाना चाहिए. या गोल ओरिएंटेड हमारे ऑब्जेक्टिव के सामने मैं भी कुछ नहीं और शायद आप भी कुछ नहीं. दिस प्रिंसिपल सेज दैट amongst your individual interest, group interest having more superior. मतलब फ्रेंड मान लो कि एक फैक्ट्री के अंदर 500 वर्कर्स हैं, तो उनमें किसका इंटरेस्ट मेन होगा? ऑफ वन, मतलब राम भाई का, मेहुल का, ऑफ सम वर्कर, या ऑल द वर्कर्स और फैक्ट्रीज इंटरेस्ट. क्योंकि फैक्ट्री टिकेगी तो सब टिकेंगे. मतलब आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट, તમારું પોતાનું હિત के इंटरेस्ट ध्यान में રાખવું જોઈએ काम करते वक्त, या पूरे फर्म का इंटरेस्ट ध्यान में होना चाहिए? पूरे फर्म का इंटरेस्ट. मतलब फ्रेंड ये लाइफ का फंडा है और इंडस्ट्रीज का भी, कि कभी कभार टू अचीव बिग टारगेट्स, छोटे मोटे परेशानी, छोटे मोटे हर्डल्स यानी कि रुकावटें फेस करनी होगी. शायद इंडिविजुअल नुकसान भी हो स्मॉल पीरियड के लिए, लेकिन लंबे पीरियड में वो अच्छा होगा. मतलब इन शॉर्ट तुम्हारी पोतानी पर्सनल चॉइस, इंडिविजुअल इंटरेस्ट साइड पे है. अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप जाए भाड़ में या मैं जाऊं भाड़ में, अपने लिए मेन कौन है? वी हैव टू फोकस ऑन द टारगेट्स ऑफ द फर्म इज सुपीरियर अगेंस्ट अवर ओन मेंटालिटी. प्रैक्टिकल और एक एग्जांपल से समझाऊं. मान लो कि हम कोई फंक्शन करना चाहते हैं, तो कभी कभार हमारे ऊपर अपना दिमाग हावी हो जाता है कि जैसे मान लो कि परीक्षण चल रहा है અને ભગવાનની આંગી કરવાની છે, મહાવીર જયંતિ છે, તો મને એમ લાગે કે આ ડિઝાઇન મને ફાઇન લાગે એટલે આ ડિઝાઇન ચાલે. ફ્રેન્ડ મને ફાઇન લાગે એ હું છું, બધા મળીને કામ કરીશ તો जो डिजाइन बेस्ट होगी वो बेस्ट होगी, मुझे बेस्ट लगे इसलिए बेस्ट नहीं होगी. दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ द, मतलब यहां पे ग्रुप मेन इंटरेस्ट इज मेन देन द इंडिविजुअल. ત્યારે તું એકલો નથી फ्रेंड, टीम કેટલી હોય? टीम एक ही होती है. मतलब अगर आप टीम में है तो आप इंडिविजुअल नहीं, एज अ टीम बात करें तो सक्सेस मिलेगी, इंडिविजुअल बात करें तो सक्सेस नहीं मिलेगी. फ्रेंड कोई डाउट हो? मतलब क्या था ये वाला प्रिंसिपल? सबऑर्डिनेशन ऑफ द ग्रुप इंटरेस्ट अगेंस्ट विच इंटरेस्ट? इंडिविजुअल इंटरेस्ट. कયું इंटरेस्ट मेन છે? ग्रुप रादर देन इंडिविजुअल. देन आफ्टर आ जाएगा फ्रेंड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. ये सारे मैंने प्रिंसिपल मेरे, ये सारे वर्कर ओरिएंटेड प्रिंसिपल है. स्टेबिलिटी का मतलब होता है टेन्योर, એટલે जितने पीरियड के लिए वर्कर अपने यहां पे काम करता है. फ्रेंड व्हाट यू डिजायर, आपके वहां पे जो वर्कर वर्क कर रहा है वो फटाफट जॉब छोड़ दे चला जाए या लॉन्ग टर्म में टिके? व्हाट यू डिजायर लॉन्ग टर्म में टिके. क्यों? इससे लेबर टर्न ओवर रेशियो डिक्रीज होगा. आपको बार बार वर्कर्स को ट्रेन करने की जरूरत नहीं होती. जैसे आदर्श कोचिंग क्लास में होता है, 2 या 3 साल के बाद दीदीज या दीदास बदल जाते हैं. उससे अपने एम्प्लॉइज का जॉब सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होगा. बट आपको भी कुछ स्टेप्स लेने होंगे. मोटिवेशन, उन्हें प्रमोशन दे. जो परमानेंट वर्कर है उन्हें प्रमोशन देंगे, ट्रेनिंग का अरेंजमेंट रखेंगे. कुछ फॉर्म में तो इससे ऊपर की बात है कि उनके सन या डॉटर का फीस वो लोग शायद भर लेंगे, उनकी पॉलिसी फॉर्म वाले निकलवा देंगे. एनीथिंग
जितने वर्कर आपके वहां पे स्टेबल है, कहा जाता है कि आपके जो वर्कर या एम्प्लॉइज है वो फ्यूचर के आपके मैनेजर्स हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कर और एम्प्लॉइज डेफिनेटली बेनिफिटेड टू द फर्म इन अ लॉन्ग रन. ઘણી જગ્યા શું હોય કે ઓનર અચાનક કોઈ રીઝન થી, હા બેસ્ટ તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા, જેઠાલાલ 2-3 મહિના બહાર જાય તો વાંધો નહીં, ગડા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ચાલ્યા કરે, કારણ કે નટ્ટુ પણ છે ને બાગો પણ છે, ત્રીજો કોણ છે ભૂલી ગયો, બધા મળીને काम करी लेशे, फर्म चलावी लेशे. वो कब पॉसिबल होगा? क्योंकि नट्टू कितने ओल्ड है, मतलब एज वाइज नहीं, फर्म के अंदर, गड़ा के अंदर, मतलब इन शॉर्ट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है लेबर टर्नओवर रेशियो हो सके उतना मिनिमम होना चाहिए. वर्कर शुड बी सेटिस्फाइड विथ यू. इसके लिए आपको उन्हें प्रॉपर वेजेस या रेम्यूनरेशन, इनिशिएटिव बोलने वाला था, वो तो अलग प्रिंसिपल है, उनको आप इंसेंटिव देंगे. हाँ, बोनस का अरेंजमेंट हो सकता है, एक्स्ट्रा गिफ्ट हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा हो जाए. मतलब पहले वाला जो अलग प्रिंसिपल था वो कौन सा था फ्रेंड्स? इसके अंदर जो पड़ा हुआ आफ्टर 5, सबोर्डिनेशन ऑफ द ग्रुप इंटरेस्ट अगेंस्ट द इंडिविजुअल इंटरेस्ट. के ग्रुप के टीमનું કે ફર્મનું इंटरेस्ट मेन છે, તમારા पर्सनल इंटरेस्टની સામે. नेक्स्ट वाला था स्टेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज, टेन्योर, उसका लेबर, मतलब हमारा लेबर टर्नओवर रेशियो क्या होना चाहिए कम से कम, जिससे वो फ्यूचर में अपने नॉलेज का, एक्सपीरियंस का फायदा हमें देंगे. इनके लिए अपन स्कीम्स रखेंगे, बोनस है, प्रमोशन है, उनके लिए अलग अलग एमेनिटीज या सहूलियतें प्रोवाइड कर लेंगे. फ्रेंड, एक चीज को मैं बहुत मानता हूं और वो यहां पे जरूरी है फ्रेंड्स, एंड दैट इज इक्वालिटी. एवरी वर्कर शुड बी ट्रीटेड इक्वली. कभी कभार हम लोग गुस्से जल्दी हो जाते हैं. मैं भी स्टूडेंट था कि टीचर ने इसको डांटा, इसको नहीं डांटा. हम लोग रास्ते पे जाते हैं कि यार मैंने हेलमेट नहीं पहना तो मेरे को फाइन हुआ, और उसने नहीं पहना तो उसको छोड़ दिया. ये पॉसिबल नहीं, उतना स्टाफ नहीं, वो बात अलग है, जैसे पुलिस वाले कहते हैं. बट मेन बात में आ जाए अपन, फ्रेंड, यहां पे ऐसा होगा, एवरी वर्कर और एम्प्लॉय शुड ट्रीटेड इक्वली, जस्टिफिएबल. अगर एक ने गलती करी तो उसे पनिशमेंट मिली, और आपने करी तो आपको भी मिलेगी. अगर इसे बोनस मिला तो आपको भी मिलेगा. मतलब फ्रेंड, अगर ओनर्स है, मैनेजमेंट है, वो इक्वालिटी फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिक आपका जज्बा इंक्रीज हो जाएगा. ये डायलॉग मैं बार बार मैनेजमेंट में यूज करूंगा. लॉयल्टी, वफादारी, फेथफुलनेस कैन नॉट बी परचेज, इट कुड बी अचीव्ड. मतलब मुझे मेरे वर्कर या एम्प्लॉइज हैं, इन्हीं वफादारी जो है, लॉयल्टी जो है, तो वो मैं हासिल कर सकता हूं इक्वल रह के. मतलब हूं कोई नहीं फेवर ना करीश, सबके लिए इक्वल रहूंगा. हाँ, हर बार पॉसिबल नहीं, बट यू हैव टू ट्राई. न्यूट्रली जाना होगा. क्या मारो हगोच, आने तो खिंचवानु ज नहीं, तो गई भैंस या फर्म पानी में. दैट इज इक्वालिटी. एवरी लिटिल बिट पर्सन क्या कहता है, डिजायर्ड इट. मतलब फ्रेंड, जो अलग वर्कर ओरिएंटेड प्रिंसिपल थे उसमें पहले वाला कौन सा था? सबॉर्डिनेशन ऑफ ग्रुप इंटरेस्ट अगेंस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट. देन स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर, लॉन्ग पीरियड के लिए वो आपके फर्म में रहे. और अब आ जाएगा उसको सेंसिबली, न्यूट्रली ध्यान में रख के इक्वली ट्रीट करा जाए, वो इन्हें कहेंगे इक्वालिटी. अब आ जाएगा, टेल मी व्हाई द वर्कर्स आर वर्किंग इन योर फर्म. क्यों वर्कर आपके फर्म के अंदर काम करते हैं? रीजन क्या है? सिंपल आंसर, टू अर्न. उनका लाइवलीहुड, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आखी एमनी फैमिली તમારા पर डिपेंड है. रेम्यूनरेशन, ये मेरा रूटीन डायलॉग है. मैंने अमिताभ बच्चन का बहुत पहले एक, हाँ नाम ही था खून पसीना ऐसा कुछ, उसमें से डायलॉग चुराया था कि मजदूर का पसीना सूख जाए उसके पहले उसको उसकी सैलरी मिल जानी चाहिए. सो एज अ मैनेजमेंट, एज एन ओनर, यू हैव टू पे देम वेजेस, वो भी टाइमली देने होंगे. और अपने यहां पे तो એટલે લબડા વિને सैलरी के वेजीस हम 2-3 वक्त मांगे तो सारू लागे. फिर काम कौन सा दिल से करेंगे वर्कर साहब का. और एक बात, इंडिया इज द नेशन इन विच द अनएम्प्लॉयमेंट इज ट्रमेंडस. એટલે હું રાખીશ વર્કરને પણ સેલરી ઓછી આપીશ. કેમ? એની પાસે બીજું કામ નથી. प्रॉपर या हैंडसम रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी के वेजीस. એ લોકો જે કામ કરે છે એની સામેનું વળતર.
फ्रेंड सीधा है ना, गिव एंड टेक। अगर आप अच्छा दोगे तो सामने से और अच्छा आपको मिलेगा, एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, कि वर्कर्स को उनके वेजेस या सैलरीज टाइम वाइज मिलने चाहिए, अप्रोप्रिएट मिलने चाहिए, रिजनेबल मिलने चाहिए। दे लाइक इट। तो आपका प्रोडक्टिविटी आउटपुट रेशियो फायदो તમારો વધારે છે એ લોકો કરતા। ध्यान में रखना दोस्तों, या पेरेंट से पूछ लेना बिजनेसमैन हो तो। मतलब जो हमने अलग प्रिंसिपल वर्कर्स वाले पढ़े उनमें पहले था सबोर्डिनेशन ऑफ द ग्रुप इंटरेस्ट अगेंस्ट द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर, वर्कर परमानेंट होने चाहिए, लेबर टर्नओवर रेशियो कम होना चाहिए वो। देन आफ्टर कौन सा था, मैं तो भूल गया यार, इक्वालिटी या जस्टिस होना चाहिए आपके डिसीजन में। और अभी जो मैंने पढ़ा वो क्या था, रेम्यूनरेशन। नाउ लास्ट वन जो 5 का बंच था। ओके फ्रेंड, सेम इंडिया पहले कौन से स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता था? फॉर विच स्पोर्ट्स इंडिया वॉज नोन मोर इन द वर्ल्ड? इनिशियली ओनली क्रिकेट, एंड राइट नाउ इंडिया इज ऑल्सो नोन फॉर शूटिंग, दंगल, सुल्तान, रेसलिंग, आर्चरी, मतलब अब जितने याद है मेरे को, हर एक, स्विमिंग, गुजरात, बैडमिंटन, हर एक स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म दिया, खेल महाकुंभ, अथवा तो स्कॉलरशिप और फंड्स। इन अ सेम वे इनिशिएटिव। कहा जाता है कि फर्म के जो ओनर्स होते हैं उन्हें भी कुछ, क्या कहते हैं, मोटिवेशन मिलना चाहिए। इन अ सेम वे आपको कुछ नया करने की, यूनिक करने की फ्रीडम या आजादी होनी चाहिए। फ्रेंड, इन्वेंशन करना है तो उसमें वेस्टेज भी होगा, कुछ गलत भी होगा, बट आपका इंटेंशन प्योर है तो जाने बेटा फोड़ी लेशू आगड़ वत, ऐसा अगर आपको बोल दे तो मजा आ जाए ना। मतलब वर्कर्स को आप इनिशिएटिव देंगे। इनिशिएटिव એટલે આપણને પેરેન્ટ કહી દે કે તું ટ્રાય કરજે, जेन्युइन રહેજે, પછી કઈ પણ થાય તો હું બેસેલો છું, तो मजा आ जाए ने। मतलब अपन वर्कर को बोलेंगे मेक योर एफर्ट्स, तो फ्रेंड कभी कभार वो यूनिक इन्वेंशन करेगा और उस इन्वेंशन का फायदा वर्कर से ज्यादा अपने को मिलेगा एज अ फर्म। पेटेंट्स जो अपन बेच के अच्छे खासे रुपए कमा सकते हैं, उनके सजेशंस मिलेंगे। बट फ्रेंड, सजेशंस कब मिलेंगे? जब अपन उनके सजेशन सुनना चाहे। मतलब उन्हें सजेशंस वेलकम होने चाहिए वर्कर से, उन्हें फ्रीडम मिलनी चाहिए काम के अंदर इनोवेशन लाने की, कुछ नया करने की। वो फ्रीडम हमें उन्हें देनी चाहिए। एने केवाय प्लेटफॉर्म, डायस और इनिशिएटिव, जिससे उनकी प्रतिभा निखर के आएगी और उनके प्रतिभा या पोटेंशियलिटी का फायदा फर्म ने तो मड़वानो ज ने बापू। दे आर अवर एम्प्लॉइज। मतलब फ्रेंड, हमने जो पहले वाले 5 प्रिंसिपल्स पढ़े थे वो वाले थे डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन के लिए बैलेंस होना चाहिए, वो था ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रूल्स एंड रेगुलेशन में काम करशु, कारण के ग्रुप एफर्ट से तो चांस ऑफ सक्सेस इजी है, कंप्लीटेशन ऑफ टास्क। देन एक ही पर्सन एक दूसरे से जुड़े हुए या वो उनके बीच में वो रिश्ता, उन्हें कहता है यूनिटी ऑफ कमांड, और एक ग्रुप का एक ही लीडर हो या सुपीरियर का एक ग्रुप होगा जो एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करेगा, वो था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अभी हमने 5 वर्कर्स ओरिएंटेड जो प्रिंसिपल्स पढ़े हैं वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ द ग्रुप इंटरेस्ट अगेंस्ट द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। देन आफ्टर इक्वालिटी है, दूसरी कौन सी लिटी है, अरे हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर है, प्रॉपर रेम्यूनरेशन मतलब रिवॉर्ड फॉर द वर्क है, टाइम वाइज हैंडसम परफेक्ट कंसीडरिंग दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड देन आफ्टर जो था वो था इनिशिएटिव। मतलब हमने फ्रेंड हंसते हंसते खेलते खेलते 10 प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर लिए। अब मैं आखिरी 4 प्रिंसिपल्स पढ़ाने जा रहा हूं। मैं आज की पढ़ाई यहां पे ओवर कर दूंगा। फिर बुक के अंदर एंड में दिया है पीटर एफ ड्रकर, इतना पैराग्राफ वो कल, और कल मैं आपको रिपीटिंग अगेन फर्स्ट और ये वाला चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा। थर्सडे आपका फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर का टेस्ट है। अदर 4 प्रिंसिपल्स, फ्रेंड ये चारों 4 थोड़े अलग वे से हैं। जब ये मैं आपको लाइव पढ़ाता था तो मैं ऐसा करता था, मैं आता था स्टूडेंट के पास, उनका पाउच ले लेता था, फिर अंदर चेक करता था और एक चीज निकालता था, फिर मैं पूछता था ये क्या है, और वो होता था स्केल। नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्केलर चेन, फुट पट्टी। फ्रेंड, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर स्केलर चेन मेंटेन हो तो बेस्ट होता है।
फॉर एन एग्जाम्पल, प्रैक्टिकली आप होमवर्क किन्हें सबमिट करते हैं, डायरेक्टली मुझे या प्रियांशी को? प्रियांशी, और प्रियांशी मुझे रिपोर्ट करती है। कुछ लोगों का होमवर्क मैं मंगवाता हूं, किसी को डायरेक्ट टोक देता हूं। चैनल पहले थी नक्की होवी शो है। कहा जाता है ऑथोरिटी फ्लोस डाउनवर्ड, मतलब टॉप लेवल की ने ऑथोरिटी देंगे, मिडल लेवल, और मिडल कौन है यहां पे? बॉटम, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोस अपवर्ड, मतलब बॉटम लेवल की ने आंसरेबल है, मिडल, और मिडल कोने आंसरेबल હોય? टॉप। આ તો ઓલા જેવું થઈ ગયું, ચંપક કાકા, જેઠાલાલ, ટપુ, ટપુ, जेठालाल, चंपक जी, मतलब इन शॉर्ट स्केलर चेन। इससे नक्की होता है कि कौन किसे बताएगा और क्या करना है वो, मतलब ऑथोरिटी फ्लोस डाउनवर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोस अपवर्ड। इन्हें कहता है स्केलर चेन, के ऑथोरिटी मैनेजमेंट में ऊपर से नीचे बहती है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की नदी है, रिवर है, वो कहां से बहती है? नीचे से ऊपर। तो इससे मैनेजमेंट इजी हो जाएगा, वर्क देना भी और वर्क लेना भी आसान हो जाएगा। इन्हें कहते हैं स्केलर चेन। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ऐसा अपने को बताते हैं अदालत के अंदर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। फिर इसके लिए मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था पहले के टेक्स्ट बुक में, वो मैं शेयर करूं। There should be place for everything and everything should be at its place. Repeating again. There should be place for everything. કામની દરેક વસ્તુ માટે જગ્યા હોવી જોઈએ, and everything should be at its place. અને દરેક વસ્તુ જગ્યા પર હોવી જોઈએ। હવે આપણે એઝ અ સ્ટુડન્ટ આપણું ડ્રોવર યાદ કરીએ તો બંને પ્રિન્સિપલ જ ફોલો ના હોય। नकामी वस्तु એટલી હોય कि कामनी वस्तु માટે जगह ज ना હોય। इन अ सेम वे ये फंडा अप्लाई होता है मटेरियल्स के लिए, ह्यूमन के लिए। अप्रोप्रिएट प्लेस पे अप्रोप्रिएट पर्सन होना चाहिए, और मटेरियल भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। એટલે કામની દરેક વસ્તુ માટે ह्यूमंस, मटेरियल क्या कहता है? कैपिटल, उसके लिए इनफ स्पेस भी होनी चाहिए, और हर एक चीज उसकी जगह पे होनी चाहिए, तो काम इजी। मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, फ्रेंड अपने कल एग्जाम है और आज रिवाइज करना है, नोट सुन रहे हैं, तो नोट सुनने में 1 घंटा लग जाता है और पढ़ते आधा घंटा, तो अगले दिन तो 1 आवर वेस्ट हुआ। એ જ આપણને ફટાફટ ખબર હોય કે અહીંયા ને અહીંયા નોટ છે ને અહીંયા फ्रेंड, અને એની वैल्यू પણ વધી જાય। आप याद करिए, शायद आप बड़े और आपके छोटे भाई या बहन ऐसे हो, इन्हें खबर हो तुम्हारी वस्तु क्या, तो आपकी नजरों में उनका रिस्पेक्ट बड़ा ही होगा। मतलब अपन जो अलग 4 प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं उनके अंदर था, एक अभी पढ़ा ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हर एक चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए, और काम की हर एक चीज के लिए जगह होनी चाहिए। देन आफ्टर स्केलर चेन, ऑथोरिटी फ्लोज डाउनवर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। अब आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। बुक में सेंट्रलाइजेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है? बट इसका मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। फिर मुझे ये बताओ कि पावर या कंट्रोल्स किसी कम लोगों के हाथ में होने चाहिए, या पावर या कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए? डिपेंड्स। बुक में है एज पर द साइज ऑफ द फर्म। फ्रेंड, साइज छोटा होता है तो आप सारे पावर्स अपने पास रखे या कंट्रोल अपने पास रखे तो चलेगा, जैसे इंडिविजुअल फैमिली। बट वही ज्वाइंट फैमिली और वाइडर फैमिली हो तो, वही मुकेश अंबानी अगर ऐसा कहे बद्दा पावर मारी पासे जो है, every decision is taken after taking consent or permission of mind, કે મારી પરમિશન પછી ડિસિઝન લેવામાં તો બૂચ લાગી જાય। ફ્રેન્ડ, वो નક્કી कर लेते हैं कि भाई આ ફેક્ટરી છે, બધું તારે જ ડિસિઝન લેવાનું, તારે મને એન્ડમાં રિપોર્ટિંગ કરવાનું, ને આટલા 1000 કે આટલા કરોડ સુધીનું ડિસિઝન તો ચાલશે જ, પાવર देने पड़ते हैं। आप भी सेम डालोगे अपने पेरेंट्स को पूछना, बिजनेसमैन हो तो मान लो 4-5 ब्रांच હોય तो આ બ્રાન્ચ તું સંભાળ, કઈ મોટું અટવાય તો મને કહે છે। मतलब जैसे जैसे फर्म बड़ा होता जाता है वैसे वैसे पावर आप अपने पास नहीं रख पाओगे, क्योंकि अपने पास ही रखोगे तो हाउ द वर्क कैन बी डिवाइड। स्पेशलाइजेशन का नानाમાં નાની વસ્તુ તમને પૂછીને થતી હોય તો फ्रेंड फर्म આગળ જ ના વધે ને। इसीलिए तो कहते हैं कि आप अगर बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे पावर आप अपने पास नहीं रखेंगे, छोड़ देंगे। भगवान पावर આપણને આપી દીધા। मतलब फ्रेंड, इन्हें कहते हैं कि आपको फर्म सेंट्रलाइज रखना है, पावर विद इन योर हैंड, और पावर को आप अलग अलग वे से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन्हें भी अपन ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में एंड में पढ़ेंगे। डिपेंड्स ऑन अ साइज ऑफ द फर्म। बुक में साइज कीधું છે અને रिक्वायरमेंट
એ બધા પર નક્કી છે. मतलब फ्रेंड अपन जो अलग 4 प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे थे उनमें से एक हो गया ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जगह पर वस्तु अनवस्तु माटे जगह. शॉर्टकट में खुद देखिए, पहले मैंने लेंथी बताया, फिर इतना, वो अगले दिन रिवीजन में काम आ जाएगा. वो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्केलर चेन, और अभी मैंने जो बताया वो वाला कौन सा था, सेंट्रलाइजेशन थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन. अपन आखिरी प्रिंसिपल फेवल का पढ़ने जा रहे हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के इस चैप्टर के लास्ट पेज के ऊपर है. एना नीचे तो पेलो ट्रकर्स है, इनकी बात आज नहीं करेंगे. और वो सेम डायलॉग है, हार्मनी, मेंटल रेवोल्यूशन, जो लास्ट प्रिंसिपल ऑफ टेलर था उनको यहां पे नए नाम से दिया गया एस्प्रिट डी कॉर्प. और एस्प्रिट डी कॉर्प एकदम, ये भी 1 या 2 मार्क के लिए पूछे, मतलब होता है मेंटल रेवोल्यूशन. एवरी पर्सन, मतलब हमें क्लैशेस दूर करने ओनर और वर्कर्स को. ओनर शुड चेंज द मेंटालिटी. सेम डायलॉग, ready to give more wages, incentive, more freedom to the worker, and workers have to be ready after getting more wages to work well, for innovation, for research, for updatation, and to increase the productivity and profitability of the firm. એટલે બંને એકબીજાને મેક્સિમમ ફાયદો પહોંચાડશે તો ફાયદો શું થશે? फायदा ही फायदा होगा ना. लेबर टर्नओवर डिक्रीज, वर्कर सेटिस्फाइड होंगे, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, हार्मनी होगी, हार्मोनियस रिलेशन होंगे, बबालज नहीं होय, स्ट्रेस पण नहीं होय, तो बिट्टू बिट्टू भाई भाई काम करवानी मजा આવી જાય. सो दिस प्रिंसिपल्स आर ओवर फ्रेंड्स. तो फ्रेंड मैं यहां पे पढ़ाई रोक रहा हूं. मैं आपको 14 प्रिंसिपल्स एक बार फटाफट बता दूं फ्रेंड्स, क्या करें फटाफट मैं बताने जा रहा हूं. पहले वाले जो 5 थे वो डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन के लिए, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. 5 वर्कर वाले थे. सबऑर्डिनेशन ऑफ द ग्रुप इंटरेस्ट अगेंस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट. પછી બે લીટી હતી, इक्वालिटी एंड स्टेबिलिटी, रेम्यूनरेशन एंड इनिशिएटिव. ये 5 वर्कर वाले थे. आड़े टेढ़े मेढ़े ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, स्केलर चेन आ जाएगा, सेंट्रलाइजेशन थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, and एस्प्रिट डी कॉर्प, हार्मनी ऑफ द ग्रुप आना चाहिए दोस्तों. फ्रेंड्स आपका आज का होमवर्क बताने जा रहा हूं. सबसे पहले टेलर का इंट्रो, कौन था, क्या था, कहां से वो मेंटालिटी लाया, उसके 3 सजेशंस आपको लिखने हैं. यहां पे मुझे याद आया, मैं और एक टॉपिक भूल गया हूं आज पढ़ाना. इन व्हाट 6 पार्ट्स हेनरी फेयल डिवाइडेड द एक्टिविटीज, वो मैं कल पढ़ा दूंगा कि कौन से 6 हिस्सों में हेनरी फेयल ने अपनी एक्टिविटीज डिवाइड कर लिए. ये मैंने आज नहीं पढ़ा है, टेलर पे आ जाए. फिर वो टेलर का वो एग्जैक्टली नोइंग द मैन, वो वाला पूरा लिखना है. और उसके 3 सजेशंस, टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स, वो प्रिंसिपल के टाइम, मोशन एंड देन डिफरेंट जॉब या वेज रेट स्टडीज. आफ्टर दैट हेनरी फेयल का इंट्रो, एंड देन आफ्टर उसके 14 प्रिंसिपल्स आपको लिखना है अपने वे से. कुछ जगह जरूरत हो तो कुछ प्रिंसिपल को पैराग्राफ 1 से ज्यादा बना दो या पॉइंट्स में लिख लो. कल मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इन विच 6 लेवल्स हेनरी या 6 पार्ट्स हेनरी फेयल डिवाइडेड द एक्टिविटीज, पीटर एफ ड्रकर, और फिर 2 चैप्टर का रिवीजन. इतना मेरा काम होगा. थर्सडे आपका एग्जाम है. भागिए, टाटा बाय बाय.